जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा एसएमएस तो आ गया था ना कल मेरा, मैंने एसएमएस किया था आप लोगों को। यस सर। सर मुझे नहीं आया था एसएमएस एलएमएस से। कभी आता है सर, कभी नहीं आता। अच्छा मैंने फेसबुक पे भी रख दिया था, देखा हो आपने? फेसबुक पे मैं देख लेता हूँ, मैंने देखा नहीं वैसे। फेसबुक पे मैं भी जब मैं एसएमएस करता हूँ तो साथ में मैं फेसबुक पे भी अपडेट कर देता हूँ, ताकि किसी को अगर वो भी ना हो तो। ऐसे एलएमएस पे तो मैंने रखा हुआ, ये मीटिंग शेड्यूल आपको पता ही है, आपकी क्लास होती है इस टाइम। जी जी यस सर। सर। अब यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, वहाँ तो आपको कोई भी इनविटेशन नहीं आएगा, पता है ना आपको। जी यूनिवर्सिटी सर। यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो क्लास के अंदर आप बैठे होंगे अपने टाइम पे, वो इसी तरीके से मतलब जो है वो ज्वाइन करेंगे अपने टाइम पे ही। जाहिर है वो क्लास स्केड्यूल है, वो हर हफ्ते होगी क्लास। और यूआरएल मीटिंग का सारा एलएमएस पे रखा हुआ है, वैसे भी पूरे सेमेस्टर का बना के रख दिया था मैंने, आपको पहली क्लास में बताया था। तो ये फेसबुक पेज पूछ रहे हैं कौन सा है। मैंने आपने एलएमएस पे जाया, एलएमएस पे आपको लिंक नजर आ जाएगा। एलएमएस पे जाएंगे ना आप, ये रहा एलएमएस पे गए और ये आपका आ गया फेसबुक ग्रुप। आपकी आईडी में मैंने रखा हुआ है ये बना के, इस पर आप क्लिक कर दें, जस्ट इस पर आप क्लिक करें तो आप ज्वाइन कर लेंगे फेसबुक ग्रुप। वैसे तो मैंने ये शायद इनविटेशन भी भेजा था फेसबुक ग्रुप का भी, एसएमएस किया था पिछले हफ्ते, तो उसमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था। इसमें अभी मेंबर्स कमी है, 9 मेंबर्स दिखा रहे हैं मुझे। ठीक है, मीटिंग का देखिए मैंने शेड्यूल डाला हुआ है, कल मैंने डाल दिया था मीटिंग का, यहाँ पर भी रख दिया था फेसबुक ग्रुप पे। तो आप अपने एलएमएस पे जाके क्लिक कर दें ग्रुप पे। ग्रुप का नाम वैसे ये लिखा हुआ है, ईआरपी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉल 2020, ये मैंने नाम रखा है ग्रुप का। और वैसे क्लिक कर लें जस्ट जाके एलएमएस पे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे, यूआरएल मौजूद है वहाँ पे। ठीक है, और अटेंडेंस के हवाले से भी देख लेते हैं। अटेंडेंस इस वक्त जो है वो पार्टिसिपेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं 13, और ये आपकी आईडी 98। 98 का जो है मेरे पास शीट नहीं आई अभी तक, 98 की शीट नहीं आई है। ठीक है, 105098। ठीक है, तो लोग मतलब आ रहे हैं लोग, ये रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो मतलब मैं ज्वाइन तो कर दूंगा, लेकिन ये है कि आप लोग जो है ना वो कोशिश करके जो है वो आप लोग कोशिश करके ना इसको ज्वाइन कर लें ग्रुप को, ताकि आपको किसी को इशू ना आए कोई भी ना, और पूरे सेमेस्टर में काम ही आएगा आपके ये ग्रुप। कभी खुदा ना खास्ता कोरोना केस बढ़ जाएंगे तो फौरन ये ऐलान हो जाएगा कि बंद कर दें यूनिवर्सिटी, फिर हमें दोबारा ऑनलाइन पे जाना पड़ जाएगा। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, लेकिन हम हर चीज़ें जो है ना वो रेडी रखें, हर चीज़ हम रेडी रखें। अच्छा जी, अटेंडेंस बांध लेंगे। 16 पार्टिसिपेंट नज़र आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है वो ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी, ट्रैप एंड ट्रैप वगैरह, ये पोलिंग वेक्टर, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। आईओ स्ट्रक्चर हम यहाँ पर थे। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जी, मैं एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट। रुमेश साहब ने लिखा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, मैंने कर लिया फेसबुक पे। आपको मैं ख्याल में आया था वो मैंने कर ली थी।
अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैं पिछली क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का बारे में हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसमें हमने ये देखा था आईओ डिवाइसेस वगैरह ये इंटरप्ट जनरेट करती हैं, इसकी वजह से जो है वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं जो रिक्वेस्ट आप भेजते हैं मैं फेसबुक पे मैं ना कर लूँगा इंशाल्लाह, ये आपका एक्सेप्ट कर लूँगा। आप लोग भेजते हैं फेसबुक ग्रुप पे रिक्वेस्ट, सबकी एक्सेप्ट कर लूँगा रिक्वेस्ट। 18 पार्टिसिपेंट नज़र आ रहे हैं, तो 18 भी होने चाहिए फेसबुक ग्रुप पे भी, और बल्कि ज़्यादा ही शायद होंगे। अच्छा जी, आफ्टर आईओ स्टार्ट्स कंट्रोल रिटर्न्स टू द प्रोग्राम ओनली अपॉन आईओ कंप्लीशन, यानी कि होता क्या है, पहली लाइन में बता रहे हैं, फर्स्ट लाइन में कि जब आपका आईओ का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड से जब इनपुट आउटपुट दिया जा रहा है या माउस से कीबोर्ड से, तो जब तक आईओ कंप्लीट नहीं होता ना, आईओ रिक्वेस्ट जब तक कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक कंट्रोल जो है वापस यूजर प्रोग्राम के पास नहीं जाता। ठीक है, यानी कि ये पिछले स्लाइड में जैसे दिखाया था, यूजर प्रोग्राम चल रहा है, यूजर जब तक यूजर प्रोग्राम चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक आईओ रिक्वेस्ट नहीं आती। जैसे ही आईओ रिक्वेस्ट आई फौरन जो है वो यूजर प्रोग्राम जो है वो रोक दिया जाता है। तो यहाँ मतलब ये है कि यूजर प्रोग्राम जो है फौरन रोक दिया जाएगा, और यूजर प्रोग्राम कब तक रुका रहेगा, जब तक कि आईओ रिक्वेस्ट जो है वो जब तक पूरी ना हो जाए उस वक्त तक यूजर प्रोग्राम जो है वो रुका रहेगा। जैसे ही आईओ रिक्वेस्ट पूरी हो गई उस वक्त वही यूजर प्रोग्राम जो है ना वो फौरन शुरू हो जाएगा। तो वेट इंस्ट्रक्शन आइडल्स द सीपीयू अंटिल द नेक्स्ट इंटरप्ट। ठीक है, तो होता यही है कि वेट करता रहता है सीपीयू जब तक कि अगला इंटरप्ट ना आ जाए, वो वेट करता था सीपीयू के आपका अभी तक आईओ कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड से कुछ लिख रहे थे, वो आप लिख रहे हो कुछ, तो वो जाहिर है वो वेट करता रहेगा, आपका भी आईओ कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये वेटिंग टाइम जो है वो इस तरह होता है कि आईओ जितनी मरतबा आईओ रिक्वेस्ट आती जाएंगी उतनी मरतबा जो है वो सीपीयू जो है वो यूजर प्रोग्राम पे जाने की बजाय वो आईओ को कंप्लीट करने में लग जाएगा। तो इससे क्या है कि ज़ाहिर है वेट लूप में चला बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से लूपिंग, वेट लूप का मतलब यही है यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो मुसलसल जो है वो आईओ के अंदर ही प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, और यूजर प्रोग्राम की तरफ जो है वो रिक्वेस्ट नहीं गई है, तो आईओ पे ही चल रहा है मुसलसल, इसकी वजह से ज़ाहिर यूजर जो है वेट कर रहा होता है। तो at most one IO request is outstanding at a time, no simultaneous IO processing. IO एक वक्त में एक ही IO रिक्वेस्ट एंटरटेन की जाती है, या तो माउस से क्लिक करोगे या कीबोर्ड से प्रेस करोगे या जो है वो माइक से बोलोगे, एक वक्त में एक IO जो है ना वो एंटरटेन की जाती है। मल्टीपल IO जो है ना एक वक्त में एंटरटेन नहीं होती, तो एक एट अ टाइम एक ही IO एंटरटेन होती है, और फिर जब वो कंप्लीट हो जाती है फिर अगली IO जो है उसके बाद उसको देखा जाता है IO रिक्वेस्ट को। तो आफ्टर IO स्टार्ट्स कंट्रोल रिटर्न्स टू द यूजर प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर द IO कंप्लीशन। ठीक है, तो अब होता यही है कि अब देखो कीबोर्ड से आप की प्रेस कर रहे हो, अब आप कह रहे हो आपकी बड़ी स्पीड तेज है, कीबोर्ड से की प्रेस कर रहे हो, लेकिन अब आपने 1 सेकंड के अंदर फॉर एग्जांपल 7 कैरेक्टर से एंटर कर दिए, लेकिन आपके लिहाज से तो तेज है, लेकिन सीपीयू के लिहाज से ये बहुत स्लो है। सीपीयू जो है ना वो बहुत तेज काम कर रहा होता है, तो उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा मतलब स्लो है कि 1 सेकंड में 7 कैरेक्टर्स के अलावा भी उसके पास टाइम होता है बहुत सारा। तो सीपीयू कोशिश यही करता है कि आपकी आईओ मतलब आईओ डिवाइस के साथ जो बफर लगे हुए हैं उनके अंदर ही काम हो जाए, और वो यूजर प्रोग्राम की तरफ स्विच कर जाए। आपकी आईओ रिक्वेस्ट लेके फौरन यूजर प्रोग्राम के पास चला जाता है, ताकि वो आइडल टाइम जो है ना उसका जो फारिग वक्त है वो यूजर प्रोग्राम को चला देगा, फिर आपसे भी वो आईओ ले लेगा जब आप एंटर करोगे। इस तरह वो दोनों के काम कर रहा होता है, यूजर प्रोग्राम का भी काम कर रहा होता है, हमारा भी काम कर रहा होता है, और आईओ का भी काम कर रहा होता है। तो system call request to the operating system to allow user to wait for IO completion। ठीक है, तो यानी कि IO जब तक कोशिश करता है यूजर पर सिस्टम पर कॉल का, यानी कि ये भी एक रूटीन है सॉफ्टवेयर जनरेट होती है, और वो IO रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने का जो इंतजार करती है। और डिवाइस स्टेटस टेबल कंटेन्स एंट्री फॉर द IO डिवाइस इंडिकेटिंग द टाइप एड्रेस, टेबल मेंटेन होती है जिसे बताया जाता है कि कौन सी डिवाइस ने IO रिक्वेस्ट भेजी है, माउस है, कीबोर्ड है, माइक है, क्या है, और उसकी टाइप क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, ये सारी टेबल क्रिएट होती है जिसके अंदर आईओ रिक्वेस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंडेक्सेस इनटू आईओ डिवाइस टेबल टू डिटरमाइन डिवाइस स्टेटस
एंड टू मॉडिफाई टेबल एंट्री टू इंक्लूड इंटरप्ट। तो इंटरप्ट की जो है वो वन बाय वन सारे इंटरप्ट जनरेट करता है, टेबल से देख के वन बाय वन सारे इंटरप्ट जो है वो एंटरटेन किए जाते हैं और एक एक करके सारे इंटरप्ट जो है वो पूरे होते हैं। तो इंटरप्ट के बारे में लास्ट क्लास में आपको बता देता है, इंटरप्ट जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोग्राम होता है। सारे प्रोग्राम रोक के इंटरप्ट को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है और वही प्रोग्राम चलाया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें स्टोरेज डेफिनेशन एंड नोटेशन। यहाँ पर ये इस स्लाइड में जस्ट ये सारी चीज़ आपको पता है, बिट किसे कहते हैं। ठीक है, बिट जो है वो कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट है, बेसिक यूनिट है जिसमें कंप्यूटर की कोई चीज़ें स्टोर कर सकते हो। बिट का मतलब क्या, 1 होती है बिट या 0 होती है, वो उसके बारे में बताया। और वर्ड का टर्म भी यूज होता है। वर्ड का मतलब होता है कि एक बाइट या उससे ज़्यादा, वो हम वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो मेमोरी को ज़्यादातर हम वर्ड के अंदर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और अब यहाँ पर देख लें आप, जैसे आपको पता है किलो बाइट, 1 किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 जो है वो स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से चल रहा होता है ये टेराबाइट, बीटाबाइट, ये सारे के सारे जो है टर्म्स चल रहे होते हैं और ये सारे बाइट्स के ऊपर ही मुश्तमिल होते हैं। जस्ट बेसिक नॉलेज दी है यहाँ पे बाइट्स के हवाले से। स्टोरेज का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि स्टोर जो है कैसे करता है। ठीक है, स्टोरेज जो है देखो, एक तो आपकी स्टोरेज जो है वो, एक तो आपकी मेमोरी है, मेन मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं। तो सीपीयू, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सीपीयू जो एक्सेस कर सकता है वो डायरेक्ट, सीपीयू डायरेक्टली जो है सिर्फ रैम को एक्सेस करता है। ओनली लार्ज स्टोरेज मीडिया डेट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। ठीक है, सीपीयू सिर्फ डायरेक्टली रैम को एक्सेस करता है। सीपीयू डायरेक्टली जो है और किसी स्टोरेज मीडियम को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। जो लार्ज लार्ज स्टोरेज मीडियम है वो रैम ही है, उसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है। तो रैंडम एक्सेस होता है। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या, रैम के अंदर कहीं से भी अगर आपकी रैम है तो सीपीयू कहीं पर भी जाकर रैम को एक्सेस कर लेता है। ये आपकी फॉर एग्जांपल रैम है और इसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स बने हुए हैं। एक सेल हो सकता है 1 बाइट का। तो सीपीयू कहीं पे, सीपीयू जो है वो क्या रहेगा, अगर किसी भी सेल कुछ वैल्यू रखवानी है या कोई वैल्यू रीड करनी है तो रैंडमली किसी भी, रैंडमली जो है वो, सॉरी, किसी भी सेल पे जाके सीपीयू रैंडमली किसी भी सेल पे जाके रीड या राइट कर सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो सीक्वेंस से चले, सीक्वेंस से नहीं चलता, बल्कि किसी भी सेल पे जाके डायरेक्टली जो है वो राइट और रीड कर सकता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली जो है राइट और रीड करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली एक्सेस होती है ये। अगर ये सिक्वेंशियली होती, सिक्वेंशियल का मतलब क्या, पहले जहाँ तक डेटा रखा हुआ है उससे आगे से एक्सेस करो, उसके आगे डेटा रखवाओ, ऐसा नहीं होता। बल्कि कहाँ जहाँ भी जगह मिलती है रैम के अंदर वहाँ पर डेटा रखवा दिया जाता है। इस वजह से इसका नाम रखा हुआ है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सबसे पहली जो स्टोरेज है वो कौन सी है, रैम है आपके पास जो डायरेक्टली, और ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए डेटा स्टोर होता है इसमें। और थोड़ी देर का मतलब ये कि जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी रहती है, जब तक यूजर खुद ना डेटा डिलीट करे। कोई मैं फाइल, जैसे भी मैंने प्रेजेंटेशन फाइल खोली हुई है तो ये इस वक्त रैम में ओपन है, मैं क्लोज कर दूंगा प्रेजेंटेशन की ये फाइल तो रैम से निकल जाएगी। या लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाए, सीपीयू शट डाउन हो जाए, तब भी रैम से चीजें चली जाती हैं। ये वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम जो है इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज जो है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, वो जाहिर है उसके उसकी स्पेस ज़्यादा है और उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज को हम सेकेंडरी स्टोरेज को जो हम कहते हैं वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। लेकिन नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है, परमानेंट। मतलब जब तक यूजर डिलीट नहीं करेगा, यानी कि हार्ड डिस्क पर मौजूद रहेगी। आपने फाइल बनाई वर्ड की, एक्सेल की, वो हार्ड डिस्क पर रहेंगी जब तक कि उसको यूजर खुद से डिलीट ना करे, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती है। अच्छा, हार्ड डिस्क रिजिड मेटल और ग्लास प्लेटर्स कवर द मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल। तो हार्ड डिस्क जो है ज़ाहिर है वो, उनके अंदर प्लेट्स लगी हुई होती हैं, जो ज़्यादातर जो भी चल रही हैं आजकल मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, और उनके अंदर प्लेट्स लगी होती है जिसके अंदर डेटा सेव होता है। दिस सरफेस इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। तो डिस्क जो है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर जो है सब डिवाइडेड होती है। ठीक है, यानी कि डिस्क का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो उसको आप देख सकते हैं। ये डिस्क कैसे होता है, जैसे इसके अंदर ट्रैक्स होते हैं, ये मतलब मैं इसको ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे।
ये एक ट्रैक हो गया, ये दूसरा ट्रैक हो गया, ये तीसरा ट्रैक हो गया, इस तरह से ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे ट्रैक्स जो है वो आपस में, मतलब ये सारे से ट्रैक्स जो है वो डिवाइड किए हुए होते हैं, और डिवाइड करने के बाद, डिवीजन करने के बाद इसके अंदर सेक्टर्स बन जाते हैं। इन ट्रैक्स में से जैसे ये एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, ये सेक्टर्स, ये सेक्टर्स के अंदर एक्चुअली डेटा सेव होता है। एक सर्किल एक ट्रैक होता है, और जो एक सेक्टर होता है वो एक आपका जो पार्टीशन, एक जो आपका ब्लॉक होता है एक स्क्वायर शेप में, यानी कि ये जो ब्लॉक होता है ये इसमें डेटा सेव हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं सेक्टर। तो इन सेक्टर्स के अंदर एक्चुअली हार्ड डिस्क के अंदर डेटा सेव हो रहा होता है। जब वो ये सेक्टर कभी कभी खराब भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं हार्ड डिस्क के अंदर बैड सेक्टर आ गया, तो वो एक्चुअली यही होता है कि वो सेक्टर जो है वो खराब हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर यही बताया गया कि डिस्क सरफेस जो है वो लॉजिकली, ये लॉजिकल डिवीजन होती है। आपको कोई हार्ड डिस्क खोल के आप देखेंगे आपको ट्रैक्स नजर नहीं आएंगे, ये लॉजिकल है, ठीक है। मैग्नेटिक यानी कि इसको लॉजिकल का मतलब क्या है, प्रोग्रामेटिकली काम किया गया है, ये आपको नजर नहीं आएगा। तो हार्ड डिस्क के ऊपर ट्रैक्स होते हैं, और ट्रैक्स के जो है मजीद डिवाइड करके उनके अंदर सेक्टर्स बना दिए जाते हैं जहाँ पर डेटा रखा हुआ होता है। और डिस्क कंट्रोलर डिटरमाइंस द लॉजिकल इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर। डिस्क कंट्रोलर एक्चुअली जो है वो डिटरमाइन करता है कि ये जो है वो मतलब वो देखता है कि वो डिवाइस कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन करवा रहा होता है वो डिस्क कंट्रोलर करवा रहा होता है। तो डिस्क कंट्रोलर के जरिए से, यानी कि हार्ड डिस्क कंट्रोलर जो हार्ड डिस्क के साथ अटैच होता है, जो कि हार्ड डिस्क को एक्सेस करता है, और हम जो है हार्ड डिस्क को डिस्क कंट्रोलर के जरिए हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलर जो है वो लगा होता है, उसके अंदर जाहिर एक हेड भी लगा होता है, जो हेड जो है वो मुसलसल रीड करता रहता है प्लेट्स पे से। और ये तो था हमारा जो हार्ड डिस्क, नॉर्मल मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव जो कि फेमस है। इसके अलावा आजकल सॉलिड स्टेट डिस्क भी आ चुकी है, SSD जिसे हम कहते हैं, सॉलिड स्टेट डिस्क। तो ये काफ़ी फास्टर है, हार्ड डिस्क से फास्टर है, और नॉन वोलेटाइल है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज के काम आती है, और ये ज़्यादा पॉपुलर हो रही है आजकल। ये बिल्कुल रैम की तरह की इसकी शेप होती है, जैसे रैम की शेप होती है, तो शेप उसका तकरीबन रैम जैसा ही होता है, और इसके अंदर प्लेट्स वगैरह कुछ भी नहीं होती, और डेटा जो है ज़ाहिर है इसके अंदर जो है वो फास्टली, जैसे रैम फास्टली एक्सेस हो रही होती है, इस तरह ये हार्ड डिस्क को भी इन्होंने कोशिश यही की है कि वो रैम के तरीके पे काम करने की कोशिश करे हार्ड डिस्क। और लेकिन ये ज़ाहिर है काफ़ी एक्सपेंसिव है अभी, जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ती जाएगी, जब तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कीमतें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, अभी काफ़ी महंगी है आजकल। 1 टेराबाइट में तो आपको मिलेगी भी नहीं सॉलिड स्टेट ड्राइव डिस्क, ज़्यादा मेरे ख्याल में आपको 500 MB की मिल जाएगी, वो भी काफ़ी महंगी मिलेगी, 500 GB की, सर 500 GB की मिल जाएगी, काफ़ी महंगी 500 मिलेगी। हाँ, लेकिन वो भी काफ़ी महंगी मिलेगी। 1 टेराबाइट तक ये अभी पहुंची नहीं है सॉलिड स्टेट डिस्क। तो अगर हम स्टोरेज हायरार्की की बात करें, तो स्टोरेज हायरार्की के अंदर जो है ना, ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि स्पीड, कॉस्ट और वोटेलिटी। कितनी स्पीड के ऊपर, कितनी स्पीड पे डिवाइस एक्सेस हो रही है, क्योंकि रैम ज़्यादा स्पीडी होती है, हार्ड डिस्क उससे कम होती है, ठीक है। तो स्पीड मैटर करती है स्टोरेज के अंदर, कॉस्ट मैटर करती है, जाहिर है जो ज़्यादा स्पीडी होगी वो ज़्यादा महंगी भी होगी, और वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, वो चीज़ भी जो है वो मैटर करती है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है कैशिंग का, कॉपिंग इन्फॉर्मेशन इनटू फास्टर स्टोरेज सिस्टम, मेन मेमोरी कैन व्यूड एज अ कैशे फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। कैशे का मतलब यही होता है कि थोड़े, यानी कि फास्ट मेमोरी को, यानी कि जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क जाहिर है वो दूर भी है और डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं होता, लेकिन रैम जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि रैम एक कैशे का काम करती है हार्ड डिस्क के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए रैम एक तरह का कैशे है, क्योंकि रैम से वैल्यू जल्दी एक्सेस होती है, और हार्ड डिस्क से उठ के वैल्यू रैम में ही आती है। तो कैशे का कॉन्सेप्ट यही होता है कि करीब जाके वैल्यू को रख दिया जाता है। अब रैम से ज़्यादा करीब जो है वो रजिस्टर्स होते हैं, जो उसके CPU के अंदर होते हैं। लास्ट क्लास में शायद मैंने आपको बताया था कि CPU के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे जो है ना वो स्टोरेज प्लेसेस होती है, जो कि किलोबाइट से भी कम होती है, और वो रजिस्टर्स जो है एक्चुअली वो भी वैल्यू को सेव कर रहे होते हैं। तो वो भी एक्चुअली कैशे का काम कर रहे होते हैं, एक तरह से रैम से ज़्यादा करीब होते हैं रजिस्टर्स। तो पहले वैल्यू रजिस्टर में चेक की जाती है, बाद में रैम में चेक की जाती है, और उसके बाद जो है अगर वो रैम में भी नहीं है तो फिर वो हार्ड डिस्क से लाई जाती है रैम में। तो एक तरह से सब कैशेज ही हैं। कैशे का मतलब क्या है कि वैल्यूज को स्टोर, यानी कि चीज़ों को स्टोरेज को करीब से करीब किया जाए प्रोसेसर के, ताकि प्रोसेसर उसको जो है वो फास्टली एग्जीक्यूट कर सके।
और डिवाइस ड्राइवर्स जो है वो दरकार होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आईओ को मैनेज किया जाता है। और आईओ का मतलब यही है, डायरेक्ट डिस्क के अंदर भी जो है वो रिक्वेस्ट आती है, रैम के अंदर भी रखवाई जाती चीज़ें, तो रैम से भी मतलब रैम से या डिस्क से जो है कोई अगर आईओ जनरेट होता है तो उसको भी डिवाइस ड्राइवर के ज़रिए से मैनेज किया जाता है। ड्राइवर लगे हुए होते हैं, उसके मैनेज कर रहे होते हैं, तो कर्नल के अंदर ये सारा काम जो है वो हो रहा होता है। और आप ये देखें, ये सारी हायरार्की है, स्टोरेज डिवाइस हायरार्की। तो सबसे करीब तरीन जो है वो रजिस्टर्स होते हैं जो कि प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं एक्चुअली। और उसके बाद जो है सीपीयू के ऊपर हो सकता है कैशे मेमोरी भी लगी हुई हो, ठीक है। यानी कि आप देखें जैसे कि कैशे मेमोरी आपके किसी बाज़ी सीपीयू के ऊपर भी होती है, बाज़ी मदरबोर्ड पे होती है, L1 कैशे, L2 कैशे, तो इसके अंदर वैल्यू रखी हुई होती है और वो माइक्रो प्रोसेसर से ज़्यादा करीब होती है, और यानी कि रजिस्टर के अंदर ही होते हैं, लेकिन ये मदरबोर्ड पे होती है कैशे, और ये हार्डवेयर कैशे कहलाती है। और इससे थोड़ा सा फासले पर फिर आपके पास मदरबोर्ड पे रैम होती है, ठीक है। तो रैम भी आपके मेमोरी है, उसके मतलब मेमोरी है जो कि मेन मेमोरी है। उसके बाद जो है आपकी सॉलिड स्टेट डिस्क आती है, वो भी ज़्यादा फास्ट है, बिल्कुल रैम की तरीके से ही ये काम कर रही होती है, लेकिन ज़ाहिर है ये सेकेंडरी स्टोरेज है, सॉलिड स्टेट सेकेंडरी। ये तीनों जो है प्राइमरी स्टोरेज का काम कर रही होती है। इसके बाद सॉलिड स्टेट से लेके इस हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे के सारे सेकेंडरी हैं, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज है, क्योंकि यहाँ पर डेटा परमानेंट सेव होता है, जबकि यहाँ पर जो है ये प्राइमरी स्टोरेज है ऊपर, जहाँ पर डेटा जो है वो टेम्परेरी सेव हो रहा होता है, और ये ज़्यादा फास्ट होती है। प्राइमरी ज़्यादा फास्ट होती है, सेकेंडरीज के मुकाबले में स्लो होती है। तो ये हायरार्की है। तो जैसे जैसे जो है वो मतलब आप देखो, मैं सबसे ज़्यादा महंगे रजिस्टर्स होते हैं, कॉस्टली, क्योंकि रजिस्टर तो प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं, प्रोसेसर खरीदेंगे तो रजिस्टर्स मिलेंगे आपको, तो सबसे ज़्यादा महंगे जो है रजिस्टर्स ही हैं। उसके बाद कैशे की अभी चिप लगी होती है, जो भी काफ़ी कॉस्टली होती है, जो कि सीपीयू पे होती है। इसके बाद ये भी हम खुद से नहीं लगा सकते, ये एम्बेडेड आती है। इसके अलावा मेन रैम हम लगा सकते हैं, लेकिन यार रैम भी काफ़ी महंगी होती है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB। अब आप रैम को ज़्यादा ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते ना, कि 20 GB, 25 GB, 30 GB आप करोगे, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी, ये भी कॉस्टली होती है। फिर सॉलिड स्टेट डिस्क आ जाती है, ये भी रैम से ज़्यादा, रैम से तो सस्ती है, लेकिन वैसे हार्ड नॉर्मल जो आपकी डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, उससे महंगी है सॉलिड स्टेट डिस्क। तो लेकिन स्पीड इसकी ज़्यादा है। देखो स्पीड कम होती जा रही है, रजिस्टर की सबसे ज़्यादा स्पीड रजिस्टर है, उसके बाद थोड़ा कम हो गया कैशे स्पीड, इसके बाद मेमोरी थोड़ी स्पीड इसकी कम हो गई, सॉलिड स्टेट की स्पीड थोड़ी और कम हो गई, फिर हार्ड डिस्क की स्पीड आ जाती है, फिर उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, सीडी ड्राइव, डीवीडी, उनकी स्पीड और कम हो गई। आखिर में मैग्नेटिक टेप्स, जो कि आजकल तो ऑब्सोलीट ही हो चुकी हैं, पहले चलती थी मैग्नेटिक टेप्स, तो जैसे आप वो देख लेते हैं फ्लॉपी ड्राइव वगैरह में ना मैग्नेटिक टेप्स हैं, फ्लॉपी ड्राइव, तो वो सारी वो फिर और स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर ये दिखाया जैसे जैसे स्पीड हल्की होती जा रही है, वैसे वैसे स्पेस ये बार बढ़ती जा रही है। बार बड़ी होने का मतलब क्या है कि वैसे वैसे स्टोरेज बढ़ रही है, हार्ड डिस्क और बड़ी, हार्ड डिस्क की लाइन और बड़ी है, ऑप्टिकल डिस्क की लाइन और बड़ी है, यानी कि ये इसमें से जैसे स्टोरेज जो है वो हल्की होती जा रही है, स्पीड उसकी उसकी स्टोरेज जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि ये सस्ती होती जा रही है, ठीक है। जितनी ज़्यादा फास्ट होगी उतनी महंगी होगी, ज़ाहिर है उसको हम कम ही लगाएंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा स्टोरेज जो है वो ज़्यादा होती है, हल्की होती जाएगी स्पीड वाइज, उतनी ज़्यादा वो स्टोरेज जो है सस्ती होती जाएगी, तो आप उसको ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो। तो ये हायरार्की समझ में आ गई, स्टोरेज डिवाइस हायरार्की। यस सर। ठीक है, तो important principle performed at many levels in a computer in hardware, operating system और सॉफ्टवेयर। तो कैशिंग जो है ना, कैशिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि रैम स्टोरेज को करीब से करीब लाया जाए माइक्रो प्रोसेसर के, उसके लिए वो हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना पार्ट प्ले करता है, लेकिन और सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो कोई कैशे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो कैशिंग करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टू यूज कॉपीड फ्रॉम स्लोअर टू फास्टर स्टोरेज टेम्पररी, तो यानी कि स्लो से स्लोअर मेमोरी से उठा के उसको फास्टर मेमोरी में रख देना, यही कैशिंग कहलाता है, ठीक है। तो फास्टर स्टोरेज कैशे चेक फर्स्ट टू डिटरमाइन इफ इंफॉर्मेशन इज देयर, ठीक है। अगर वो देखता है पहले इंफॉर्मेशन कैशे में है तो ठीक है, कैशे में नहीं है लिखा हुआ है इफ इट इज इंफॉर्मेशन, इफ इट इज कैशे में पहले चेक करेगा, कैशे में अगर मिल गई इंफॉर्मेशन तो वो डायरेक्टली कैशे से उठा लेगा, जो कि फास्ट है।
ठीक है। अगर कैशे में नहीं है, इफ नॉट, तो भी डेटा जो है वो कैशे में कॉपी किया जाएगा। कहाँ से? जो कि जहाँ से सोर्स होगी, जहाँ से उसको डेटा रखा होगा, वहां से उठा के वो कैशे में कॉपी कर देगा। जैसे अगर रैम में नहीं है तो वो हार्ड डिस्क से उठा लेगा। अगर कैशे में है मदरबोर्ड पे लेकिन रैम में नहीं है, तो वो कैशे में नहीं है, रैम में है, तो कैशे से उठा के रैम में रख लेगा। या कैशे में है लेकिन रजिस्टर में नहीं है, तो वो कैशे से उठा के रजिस्टर में रख लेगा। यानी कि वो कॉपी कर लेगा डेटा जहाँ से जो है उसको इजीली एक्सेस होगा, ताकि वो सीपीयू के करीब से करीब ले आए और फास्टर एक्सेस हो सके। तो कैशे मैनेजमेंट की भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, और इसके लिए भी रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैशे साइज और रिप्लेसमेंट पॉलिसीज बनती हैं, ताकि कैशे को जो है वो मेंटेन किया जा सके। अच्छा, यहाँ पर अब बात हो रही है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के हवाले से। Used for high speed IO devices able to transfer information to close to the memory speed। अच्छा, IO डिवाइसेस जो है ना वो मेमोरी IO डिवाइसेस जो है वो इंफॉर्मेशन तकरीबन जो है ट्रांसमिट कर रही होती हैं, वो भी तकरीबन मेमोरी की स्पीड से ट्रांसमिट कर रही होती है। IO डिवाइसेस का मतलब क्या है? कीबोर्ड, माउस वगैरह, ये भी इंफॉर्मेशन बहुत तेज ट्रांसमिट करती हैं और तकरीबन रैम की स्पीड पे ही, मेमोरी की स्पीड पे ही काम कर रही होती हैं। तो यहाँ पर सेकंड में लिखा है डिवाइस कंट्रोलर ट्रांसफर्स ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम बफर स्टोरेज डायरेक्टली टू मेन मेमोरी विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। तो ये कोशिश यही करता है कि बजाय ये कि जैसे आपकी कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल कीबोर्ड हो गया, ठीक है, ये कीबोर्ड हो गया, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल माउस हो गया। अब कीबोर्ड माउस से जो है, ये जो आप क्लिक कर रहे हो माउस से, और माउस से जो क्लिक कर रहे हो या कीबोर्ड से जो आप चीज़ें भेज रहे हो, तो जो है ना डायरेक्टली जो है ना वो कोशिश ये करता है कि ये डायरेक्टली जो है वो रैम के साथ कम्युनिकेट कर ले। यानी कि ये डायरेक्टली रैम के साथ कम्युनिकेट कर ले। उसको बार बार जो है ना ये ना हो कि पहले कीबोर्ड पहले सीपीयू के रिक्वेस्ट भेजेगा, मतलब पहले सीपीयू पे जाए, सीपीयू उसको चेक करे, फिर सीपीयू उसको रखवाए बार बार। इनडायरेक्ट ना हो, सीपीयू के थ्रू ना हो, बल्कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो, कि आईओ डिवाइसेस डायरेक्टली रैम को एक्सेस कर लें। इससे टाइम बचेगा और फास्ट काम हो जाएगा। वरना अगर हर मर्तबा सीपीयू को इन्वॉल्व करेंगे बीच में, तो फिर स्लो हो जाएगा। आप कीबोर्ड से की प्रेस करोगे, फिर सीपीयू के पास जाएगी, सीपीयू से रैम के पास जाएगी, तो हर बाइट को जो है चेक नहीं करता। वो शुरू में देख लेता है भाई कीबोर्ड से की प्रेस हुई है, उसके बाद वो पूरा ब्लॉक जो है ना, वो पूरा ब्लॉक उठा के सीपीयू एक मरतबा एक्सेस करता है, और फिर पूरा ब्लॉक जो है वो रैम के हवाले कर दिया जाता है। रैम पे पूरा ब्लॉक चेक करता है, हर मरतबा हर बाइट के लिए सीपीयू के पास नहीं जाया जाता। ठीक है, तो पूरा ब्लॉक जो है वो जाता है, जब तक आप कीबोर्ड से की प्रेस करते रहोगे वो पूरा ब्लॉक जो है वो रैम के पास जाएगा। शुरू में सिर्फ सीपीयू उसको ट्रांसफर कर देगा ब्लॉक को, और फिर बार बार सीपीयू की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से फ़ायदा क्या होगा कि हम जो है ना सीपीयू के पास सिर्फ हम जाएंगे, ब्लॉक एक ब्लॉक जनरेट होगा, सीपीयू सिर्फ एक इंटरप्ट भेजेगा जिससे एक ब्लॉक जनरेट होगा। यानी कि हम कीबोर्ड से जो है इंटरप्ट जनरेट होगा, वो एक ब्लॉक का इंटरप्ट होगा। वो ब्लॉक जो है वो रैम पे जाएगा, सीपीयू सिर्फ एक बार इस ब्लॉक को इस रैम के हवाले करेगा, बस फिर उसका काम खत्म। हर बाइट के लिए जो है वो इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा, हर बाइट के लिए इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा, बल्कि हर ब्लॉक के लिए इंटरप्ट जनरेट होगा। उससे टाइम बचेगा। ठीक है, ब्लॉक का मतलब क्या है कि आप बहुत सारे कैरेक्टर्स टाइप करते जा रहे हो, ये पूरा एक ब्लॉक है। तो हर कैरेक्टर के लिए इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा, बल्कि एक मरतबा आप लिखते जा रहे हो, जब तक आप टाइपिंग रोक नहीं रहे और काफ़ी आपका गैप नहीं आ रहा, उस वक्त तक वो ब्लॉक चलता रहेगा, और उस वक्त तक वो रैम को डायरेक्टली एक्सेस करता रहेगा। इससे स्पीड बढ़ जाएगी, आईओ डिवाइसेस की स्पीड बढ़ जाएगी, और इससे फिर सीपीयू को बार बार अमल दखल बार बार सीपीयू का जो है वो नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। के आईओ डिवाइसेस डायरेक्टली रैम को एक्सेस करेंगी, सीपीयू को बार बार बीच में नहीं लाया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ये चीज क्लियर हो गई। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है? रैम को डायरेक्ट एक्सेस करेंगी आईओ डिवाइसेस, और हर मर्तबा सीपीयू से होके डेटा नहीं जाएगा, बल्कि पूरा ब्लॉक जो है वो रैम पे जो है वो रखवाया जाएगा आईओ डिवाइसेस का। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? No, sir. अच्छा,
अच्छा, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। वैसे भी टाइम इसमें मीटिंग का खत्म होने वाला, थोड़ी देर रह गई, और ब्रेक लेते हैं। फिर इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद जो है दोबारा से स्टार्ट करेंगे, 15 से 20 मिनट के बाद क्लास को। ओके सर। ओके सर इसे सेम आईडी से दोबारा लॉगिन करना है ना? जी, सेम आईडी से दोबारा लॉगिन कीजिएगा।